वर्सेस ताला में खुशामदीद दोस्तों। QSO का एक जो हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आसान उर्दू ज़ुबान में तमाम जितने आर्टिकल हैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस सीरीज़ का जो हमारा लेक्चर है 10 इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम जो रेलिवेंस ऑफ फैक्ट के जितने जो आर्टिकल हैं उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे 69 तक। इससे पहले हमने 58 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब आर्टिकल 59 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 59 दोस्तों डील करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले ये जान लें कि एक्सपर्ट होता कौन है। एक्सपर्ट से दोस्तों मुराद ये है, आपको बाखूबी इल्म है, जो स्किलफुल पर्सन। एक्सपर्ट के जिसको किसी खास मैटर के अंदर कोई महारत हो। हर फील्ड का जो स्किलफुल पर्सन होगा किसी भी फील्ड का वो एक्सपर्ट कहलाएगा। तो आर्टिकल 59 बताता है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स यानी जो स्किलफुल पर्सन होंगे, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होगी वो भी रेलिवेंट मानी जाएगी। और वो एक्सपर्ट कौन से हैं जिसकी ओपिनियन इसके अंदर रेलिवेंट मानी जाएगी, वो आर्टिकल 59 के अंदर बताया गया है। अगर किसी शख्स को फॉरेन लॉ से मुतल्लिक कोई एक्सपर्ट है फॉरेन लॉ का, तो उसकी फॉरेन लॉ से रिलेटेड उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। इसी तरह साइंस है, किसी को साइंस के अंदर, अब साइंस की फील्ड बहुत बड़ी हो जाती है, इसके मेडिकल जो डॉक्टर होंगे वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, इसमें फिजिशियन भी आ जाएंगे, इसमें सर्जन भी आ जाएंगे, इसमें केमिस्ट्री वाले भी आ जाएंगे, मैथ वाले भी इसमें आ जाएंगे। यानी साइंस के अंदर जो भी साइंस के अंदर एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, तो वो उसकी ओपिनियन किसी साइंसी मैटर के अंदर वो भी रेलिवेंट मानी जाएगी। आर्ट्स से मुतल्लिक कोई एक्सपर्ट है तो उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी उस मैटर के अंदर। इसी तरह आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर एक्सप्रेशन, हैंड राइटिंग का जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन किसी खास मैटर में अदालत लेगी, वो भी रेलिवेंट होगी। तो ये बात बताई गई आर्टिकल 59 के अंदर। मिसाल के तौर पर एक केस चलता है कि आया कि ए ने जहर खाया है या नहीं है, इसकी मौत जहर से हुई है या नहीं हुई। अब उसके अंदर डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था उसको बुलाया जाता है, वो डॉक्टर आके बताता है कि क्या नाम है जी, जो मैंने पोस्टमार्टम किया, एग्जामिन की बॉडी, तो उसे साबित होता है कि जहर इसको दिया गया है या इसने जहर खाया है। तो अब उस मेडिकल डॉक्टर की ओपिनियन क्या होगी, वो रेलिवेंट मानी जाएगी। अब देखें दोस्तों, जो जज होता है वो जज को सिर्फ जस्ट अपनी कानून और लीगल मैटर से मुतल्लिक पता है। इसी तरह वकील जो किसी अदालत में होगा उसको भी लीगल मैटर्स और इनके बारे में पता होगा। वो अब एक वकील, एक जज कमरा अदालत के अंदर उनको मेडिकल साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, ना कंप्यूटर का इल्म होगा। तो फिर इस तरीके में फिर अदालत उन खास बंदों को बुलाती है जिनको जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड का, तो उनकी फिर ओपिनियन अदालत में रेलिवेंट भी मानी जाएगी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 60 की तरफ। फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कोई ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट नहीं थे लेकिन उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट ने आके कोई ओपिनियन दे दी है, तो वो उसने जो ओपिनियन अगर उसने पहले से कोई दे रखी है तो वो भी रेलिवेंट मानी जाएगी। बिलफर्ज अगर आप मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो उसके अंदर एक पूरी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसके अंदर एक चीज़ पहले से बताई गई है कि उसके अंदर जैसे है कि एक शख्स, यानी एक सवाल उठता है कि एक शख्स को कितने फासले से गोली मारी गई है, तो उसके अंदर पूरी वो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये पूरी डिटेल दी गई है एक चीज़ की कि अगर 9mm की पिस्टल है, अगर उससे गोली मारेंगे इतने मीटर से फासले से तो उससे ऐसा ज़ख्म होगा। अगर किसी ऑर्गन से मारी है, AK-47 से गोली लगी है तो उसका निशान कैसा होगा। यानी वो तमाम चीज़ें जो पूरी दुनिया का जो यानी एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर, मेडिकल के अंदर, उन्होंने पूरी अपनी जो फाइंडिंग है बताई गई है। यानी पूरी दुनिया के जो रिसर्चर हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी ओपिनियन उस बुक के अंदर होती है और मौजूद होती है। अब किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने या किसी भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है, उसने अपनी राय किस पब्लिश कर रखी है, उसने रिसर्च पेपर शाये कर रखा है, तो उसका वो रिसर्च और उसका जो मेडिकल पेपर है, जो उसकी तहकीक है, वो भी अदालत के अंदर रेलिवेंट होगी। अब सवाल उठता है कि मिसाल के तौर पर ये कि बी को कितने फासले से गोली लगी, और वो फिर अब अदालत के अंदर उसका ज़ख्म देखा जाता है कि जी ज़ख्म उसका नोयत ऐसी थी जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये 20 मीटर के फासले से उसको गोली मारी गई है। अब साबित करने के लिए अदालत के अंदर क्या होता है कि वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन जो उसने दे रखी थी कि 20 मीटर के फासले से ये सेम ज़ख्म होगा, अब वही सेम ज़ख्म बी के जिस्म के ऊपर था, तो अब उसने वो जो ओपिनियन अपनी दे रखी थी वो ओपिनियन ऑलरेडी जो लिखी हुई है वो रेलिवेंट मानी जाएगी इस केस के अंदर। अब आ जाए आर्टिकल 61 की तरफ। ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। अब हैंड राइटिंग से मुतलिक है कि हैंड राइटिंग के अंदर ओपिनियन किसकी रेलिवेंट होगी। एक तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगी, उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी। इसी तरह एक ख़ास शख्स जिसको इल्म हो, मालूम हो कि एक शख्स की राइटिंग कैसी है। मिसाल के तौर पर सवाल उठता है कि आया कि ये तहरीर एक ही है या नहीं है। अब अदालत के अंदर एक विटनेस पेश किया जाता है, उसका दोस्त बी। अब बी कौन है? बी वो दोस्त है जिसको ए ने मुसलसल हर महीने उसको ख़त लिखता था। बी उसका दोस्त आ गया अदालत में, और वो अदालत में आके बताता है, गवाही देता है, और वो तहरीर को देखता है और वो कहता है कि ये तहरीर एक ही है। अब अदालत पूछेगी क्यों तहरीर एक ही है, वो बताएगा जी, वो पहले तो बताएगा मैं उसका दोस्त हूँ और उसने मुझे 20 साल यानी मेरा दोस्त था और मुझे इसने मुसलसल खत लिखता रह रहा है, तो मुझे मालूम है उसकी राइटिंग है। अब वो भी उसका दोस्त था, उसका रिलेशन था, वो जानता था, उसने उसको लिखते हुए देखा था, तो उसको पहचान थी। तो अब उस बी की या ऐसे शख्स की जिसको पहचान हो
तो उसकी गवाही भी रेलिवेंट होगी। यानी कोई शख्स वाकिफ़ है, वही वाकिफ़, वो दोस्त वाकिफ़ हो सकता है, उसका बेटा वाकिफ़ हो सकता है, तो वो उसकी ओपिनियन रेलिवेंट मानी जाएगी इस केस के अंदर कि अगर सवाल उठता है कि आया कि ये तहरीर, ये साइन उस शख्स के हैं या नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसे पढ़ें। अ पर्सन इज सेड टू बी एक्विटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज़ सीन। अब वाकिफ़कार कौन होगा, इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन हमको बताया गया कि कौन वाकिफ़कार होगा, किसको अदालत ये मानेगी कि वाकई इसका वाकिफ़कार है, जिसने उस शख्स को लिखते हुए देखा हो। ही हैज़ रिसीव डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग टू बी रिटन बाई दैट पर्सन, अगर उसको उसके डॉक्यूमेंट मिलते हो, मिसाल के तौर पर ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि किसी ने उसको तहरीर को लिखते हुए देखा हो, उसको मालूम हो कि वो इस तहरीर लिखने का उसका तरीका ये है, या वो जिसको, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, बी को वो ख़त भेजता था अपने दोस्त को ए, तो अब बी के पास उसके वो ख़त जाते थे, वो डॉक्यूमेंट जाते थे। इसी तरह एक मुलाजिम है, किसी दफ्तर में मुलाजिम था, वो डेली अपने ऑफिसर को एक रिपोर्ट तहरीर करके भेजता था, ठीक है। अब वो ऑफिसर के पास डेली रिपोर्ट जाती थी, वो वाकिफ़ था कि इसकी तहरीरी है और उसके पास वो डॉक्यूमेंट जाते थे। अब उस ऑफिसर की गवाही काबिल कबूल होगी जब सवाल उठेगा अगर अदालत में कि आया कि ये उसी मुलाजिम की राइटिंग है या नहीं। तो वाकिफ़कार लोगों की जो गवाही है अदालत में हैंड राइटिंग से मुतलिक वो रेलिवेंट होगी। ये बात बताई गई है आर्टिकल 61 के अंदर। अब आ रहे हैं आर्टिकल 62 की तरफ। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट, यानी अगर किसी कस्टम या किसी राइट से मुतलिक सवाल उठता है तो ऐसे शख्स जिसको उस कस्टम, उस राइट से मुतलिक इल्म होगा तो उसकी गवाही रेलिवेंट होगी। किसी मिसाल के तौर पर किसी कुएं से मुतलिक सवाल उठता है, किसी गांव में कुआं है कि आया कि ये कुआं किसी खास शख्स की मलकियत है या लोगों की मलकियत है, तो अब उस गाँव का नंबरदार है या उस गाँव का कोई बुज़ुर्ग है जिसको उस कस्टम और काफ़ी पुराना है, उसके सामने वो कुआं तामीर हुआ था, तो ऐसे शख्स की और ऐसे नंबरदार की गवाही अदालत में रेलिवेंट होगी जिसको किसी खास कस्टम, किसी राइट के बारे में पता हो। ये बात बताई गई है आर्टिकल 62 के अंदर। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास और पर्सन। अब उसमें बताया कि जनरल कस्टम और जनरल राइट कौन सा होगा कि जिसके बारे में एक ऐसा रवाज जिसके बारे में बहुत से लोगों को इल्म हो, ठीक है। तो आपको पता है कि देहातों में आप चले जाएं, कोई उस देहात में चले जाओ, ख़ास एरिए में चले जाओ, तो हर एरिए की ख़ास नॉर्म कस्टम होता है जो कि उस इलाके में रहने वाले बुज़ुर्ग को, बच्चे को, जवान को, ख़वातीन को, सबको मालूम होती है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जस्ट ये बात बताई गई है, जनरल कस्टम या जनरल राइट ऐसा राइट या ऐसी कस्टम होती है जिसकी मेजॉरिटी क्लास को पता हो, मेजॉरिटी लोगों को पता हो कि बाकी ये कस्टम ऐसी है। अब आ रहे हैं आर्टिकल 63 की तरफ। ओपिनियन एज टू यूजेज टेनेंट्स etc व्हेन रेलिवेंट, यानी किसी शख्स के ख़ास तौर तवार से मुतलिक जानना है या किसी किराएदार से मुतलिक जानना है, तो ऐसा शख्स जो किसी ख़ास शख्स के तौर तवार को जानता हो, यानी तरीक़ेकार को जानता हो, उसका रहन सहन को जानता हो, या किसी ख़ास किराएदार से मुतलिक किसी को इल्म हो, तो ऐसे शख्स की ओपिनियन उस ख़ास शख्स से मुतलिक या उस किराएदार से मुतलिक रेलिवेंट होगी। और ये आगे दूसरी इसकी जो बात है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन, ऐसा शख्स जिसको किसी ख़ास शख्स के बारे में इल्म हो, किसी ख़ास किराएदार के बारे में इल्म हो, या किसी ख़ास चैरिटेबल तंजीम है यानी जो फलाही तंजीम है या कोई मजहबी तंजीम है उससे मुतलिक उसको इल्म हो, तो उसकी ओपिनियन रेलिवेंट मानी जाएगी। अब आ जाए आर्टिकल 64 के ऊपर कि ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, यानी अगर रिलेशनशिप को आपने ये वर्ड याद रखना है कि किसी ख़ास रिलेशनशिप, कोई किसी ख़ास ताल्लुक़ से मुतलिक आता है अदालत के सामने कि ए का ताल्लुक़ के बी के साथ कैसा था, कि इसका ए और बी के दरमियान रिलेशनशिप कैसा था, आया कि जो एक ये जो बच्चा है ये ए का बेटा है या नहीं है। अब ए की जो सिस्टर है वो आके बयान देती है अदालत में, या ए का भाई आके अदालत में बयान देता है, या ए का वालिद आके अदालत में बयान देता है कि जी वाकई ये बी ए का बेटा है। अब अदालत के अंदर उनकी फैमिली मेम्बर्स की गवाही रेलिवेंट मानी जाएगी, क्योंकि उनको क्यों मानी जाएगी, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर थे, उनको पता होगा। अब दूसरी बात इसके बताई गई है कि जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो, कि यह ऐसा शख्स यानी कोई ख़ास दोस्त हो सकता है ए का जिसको तौर तरीक़ेकार मालूम हो, कि अब सवाल उठता है कि ए और बी के दरमियान ताल्लुक़ कैसा था, कि ए और बी आपस में दोस्त हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वाकई बी का और ए का ताल्लुक़ कैसा था, वो उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था या नहीं था। अब ए और बी का म्यूचुअल दोस्त कौन है, सी, जो कि ये तीनों आपस में इकट्ठे दोस्त होते थे। अब जो सी की गवाही होगी ए और बी के रिलेशन से मुतलिक, वो भी रेलिवेंट मानी जाएगी। वो क्यों रेलिवेंट मानी जाएगी, क्योंकि सी भी उन दोनों का दोस्त था। तो ऐसे लोग जो फैमिली मेम्बर हों या जिनको ख़ास इल्म हो, तो उनकी गवाही अदालत में किसी खास रिलेशनशिप से मुतलिक हो, सवाल उठे अदालत में, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। ये बात बताई गई है आर्टिकल 64 में। अब आर्टिकल 65 की तरफ, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, यानी अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अब 64 आर्टिकल के अंदर हम पढ़ के आए हैं फैमिली मेम्बर की गवाही रेलिवेंट होगी, तो अब अदालत के अंदर जो कोई ओपिनियन देने आता है, कोई गवाही देने आएगा, तो अदालत पूछेगी कि आप किस बेस के ऊपर गवाही दे रहे हो। अब सी ने आके गवाही दी, जैसे हमने अभी मिसाल देखी, सवाल उठता है अदालत में ए और बी का रिलेशन कैसा है। अब सी आके गवाही देता है कि जी उनका रिलेशन अच्छा था। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन,
यानी वो ग्राउंड बताओगे जो तुम ओपिनियन दे रहे हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। अब सी अदालत में ये बताएगा कि जी हम तीनों आपस में दोस्त है, या मेरा ए और बी का हम तीनों म्यूचुअल दोस्त है और मैं उनका म्यूचुअल दोस्त हूँ, तो यानी रेलिवेंट बंदा। अब ये तीसरा चौथा बंदा आके गवाही अदालत में रेलेवेंट नहीं होगी, यानी अगर कोई किसी ख़ास मतलब कोई ओपिनियन देने आया है तो वो अपना ग्राउंड भी बताएगा कि जी मैं इस बेस के ऊपर गवाही देने आया हूँ। जैसे हमने ये मिसाल ली कि जी आया कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, अब बी गवाही देने आ गया। अब अदालत पूछेगी तुम गवाही क्यों देने आए, वो कहेगा जी मैं वैसे देने आ गया। अब ऐसे तो नहीं होगा, अब वो बी अदालत में बताएगा कि जी मैं गवाही इस तौर पे देने आया हूँ कि क्योंकि ए मेरे सामने लिखा करता था, या ए ने मुझे लेटर इतने सारे भेजे थे तो मैं उसकी लिखाई से वाकिफ़ हूँ। यानी वो ग्राउंड अपना बताएगा कि वो किस ग्राउंड के ऊपर देने आया, और ग्राउंड रेलिवेंट होगा तो वो ग्राउंड भी अदालत के अंदर रेलिवेंट माना जाएगा। कोई नथु खैरा आके गवाही नहीं देगा, किसी खास मैटर के अंदर जिसका ताल्लुक होगा, जिसका रिलेशन होगा, वही अदालत के अंदर गवाही देगा और उसी गवाही अदालत में रेलिवेंट होगी। अब आ जाए आर्टिकल 66 की तरफ। इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। सिविल केसेस के अंदर जो करेक्टर है अदालत ने बता दिया, एक असूल इस आर्टिकल के अंदर तय हो गया कि इररेलेवेंट है। मिसाल के तौर पर सवाल उठता है कि ए और बी के दरमियान लेन देन का मामला उठता है। ए कहता है कि बी ने मेरे पैसे देने हैं। अब बी अदालत के अंदर सबूत लेकर आ जाए कि जी ए शराब पीता है, तो अब ये शराबी है कबाबी है, इसकी बात पे यकीन ना करो। अब अदालत के अंदर ऐसा सबूत या ऐसी गवाही अदालत के अंदर रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। अब वो ज़ाहिर बात है कि सवाल है कि तुमने पैसे उसके देने हैं या नहीं देने एक के, ठीक है। अब तुम लेकर आगे कि वो शराब पीता है, अब शराब पीने का तुम्हारे इस पैसों से क्या ताल्लुक। तो ऐसी गवाही जो किसी करैक्टर को डैमेज करे सिविल मामलात के अंदर, वो इरेलीवेंट होगी। और रेलिवेंट कब होगी कि जब उस किसी शख्स का करैक्टर इट्सेल्फ फैक्ट इन इशू से उसका ताल्लुक रखता हो, ठीक है। अब एक केस कर देता है बी के ऊपर कि जी इसने मेरी बेइज्जती करी और मुझे चोर डाकू कहा और क्या नाम है मुझे हरजाना दिलवाया जाए, और इसने मेरी रेपुटेशन ख़राब करी, या मैं अपना होटल चलाता था, मेरे होटल की इसने बेइज्जती करी, इसने कहा कि इसके होटल की सफाई सुथराई नहीं होती और मुझे नुकसान पहुँचा। अब बी क्या करता है, बी अदालत के अंदर ऐसे सबूत अदालत में पेश कर देता है जिससे उसका करैक्टर जाहिर हो के वाकई वो उसके होटल के जो ऊपर जुर्माना हुआ था सफाई सुथराई के हवाले से, उसने सफाई सुथराई के निज़ाम से ही नहीं था, या जिससे साबित होता है कि ए वाकई चोरी और डाकू करता रहता, उसको सज़ा मिली हुई है। करैक्टर उसका सवाल इटसेल्फ उसके करैक्टर के ऊपर सवाल जब आ गया तो बी अब अगर अदालत में सबूत देता है जिससे जाहिर होता है कि वो होटल में उसकी सफाई नहीं थी या वो चोरी डाकू पहले करता रहा, उसको सज़ा हुई थी, तो अब वो बी का जो एविडेंस है वो रेलेवेंट माना जाएगा। अब आ जाए आर्टिकल 67 की तरफ। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करैक्टर रेलिवेंट, यानी क्रिमिनल केसेस के अंदर किसी का साबका कोई अच्छा रिकॉर्ड है तो वो रेलिवेंट होगा। अगर आप जो क्रिमिनल के दोस्त जो प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनल की, उनको मालूम होगा कि हम एप्लीकेशन जब लिखते हैं ज़मानत की एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन, उसके अंदर हम ये वर्ड लिखते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो एक अच्छा शहरी है, बाइज्जत शहरी है, और क्या नाम है अदम रिकॉर्ड याफ्ता है, अदम सज़ा याफ्ता है। तो ये जुमले जो हम ज़मानत के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर हम ये बताने की कोशिश करते हैं अदालत को कि जी जो हमारा जो मुलजिम है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कोई ख़ास, उसका करैक्टर अच्छा है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो मोजिद शहरी है, बाइज्जत शहरी है। तो इस बेस के ऊपर वो किस आर्टिकल के तहत लिखते हैं, वो इस आर्टिकल 67 के तहत लिखते हैं कि वो अच्छे करैक्टर का हामिल है, इस वजह से वो ज़मानत का मुस्तहिक है। तो अच्छा करैक्टर होना, अच्छी रेपुटेशन होना क्रिमिनल केसेस के अंदर रेलिवेंट है। आर्टिकल 68 की तरफ। प्रीवियस बैड करैक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। क्रिमिनल केसेस के अंदर किसी का बैड करैक्टर होना इररेलेवेंट है, यानी रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि आया कि ए ने चोरी की या नहीं की। अब ए की चोरी के ऊपर सवाल उठता है, अब कोई इसके करैक्टर के ऊपर करे कि जी ये गालम गलोच करता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, या क्या नाम है ये क्या नाम है मारपीट करता है, तो कोई ऐसा एविडेंस उसके करैक्टर के ऊपर दिया जाए तो वही रेलिवेंट होगा। अदालत ये कहेगी कि जी इसने चोरी की है तो चोरी के ऊपर आप कोई एविडेंस लेके आए जिससे साबित हो कि इसने चोरी की है या नहीं की। तो इस आप कह रहे हो कि ये लड़ाई झगड़ा करता है, अब लड़ाई झगड़े का, मारपीट करने का, या बदतमीज़ी से लोगों से बोलता है, इसका इसके साथ केस के साथ ताल्लुक नहीं है। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर बैड करैक्टर होना रेलिवेंट नहीं है। सिर्फ वो कब रेलिवेंट होगा जब वो मुलजिम अदालत में, जब चोर अदालत में ये कहे कि जी मैंने तो कभी चोरी की नहीं और मैं तो बिल्कुल नेक हाजी नवाजी बंदा हूँ। अब वो अदालत में कहता है मैंने कभी चोरी नहीं की, अदालत के अंदर केस पेश कर दिया जाता है कि जी इसे पिछले देखें इसने 5 साल पहले चोरी की थी, इसको सजा हुई थी 5 साल पहले। अब वो जब दावा क्लेम कर रहा है कि मैं हाजी नवाजी हूँ, और जबकि उसके प्रीवियस रिकॉर्ड से साबित होता है कि उसको पहले भी सजा हो चुकी है या उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, तो अब इस मामले के अंदर वो पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछली जजमेंट है, वो रेलिवेंट मानी जाएगी। जनरल रूल क्या इररेलेवेंट है बैड करैक्टर किसी क्रिमिनल केसेस के अंदर, लेकिन रेलिवेंट कब होगा
जब कोई मुलजिम खुद को हाजी नमाजी साबित करने की कोशिश करे तो उसका प्रीवियस बैड करेक्टर है वो रेलिवेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो इरेलीवेंट होगा। ये बात बताई गई आर्टिकल 68 के अंदर। दोस्तों अब आ जाए आर्टिकल 69 की तरफ, जो कि रेलिवेंस ऑफ फैक्ट का आखिरी आर्टिकल है। आर्टिकल 69 कहता है कि करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। 69 ये लास्ट आर्टिकल है रेलिवेंस ऑफ फैक्ट का। तो इसके अंदर ये जस्ट आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा फैक्ट के क्या नाम है दिया जाए किसी करेक्टर से मुतलिक जो कि डैमेजेस की अमाउंट का तयन करे तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ए केस कर देता है बी के ऊपर कि इसने मेरी बेइज्जती करी और इसने मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाने के लिए मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसे जुमले अदा करे। अब बी अदालत के अंदर कोई ऐसा सबूत पेश कर देता है, ठीक है, जिससे वाकई वो साबित हो कि वो 2 नंबर बंदा है। जैसे मैंने आपको होटल वाली मिसाल दी थी कि होटल कोई कहता है कि जी इसका होटल खाना ना खाए और इसका होटल का खाना ख़राब होता है। अब वो केस कर देता है मिसाल के तौर पर होटल वाला। अब वो जिसके ऊपर केस करे वो अदालत में साबित कर देता है कि जी इसके खिलाफ पहले भी इसको जुर्माना हुआ था, ये हुआ था, ठीक है, तो इसका वाकई होटल ख़राब था, तो मैंने तो सही बात की है। तो इस मामले के अंदर उसका जो करैक्टर है, उसके जो करैक्टर के ऊपर जो सवाल उठा था उसके अंदर उसने एविडेंस दिया, वो रेलिवेंट माना जाएगा। यही बात आर्टिकल 69 के अंदर बताई गई है कि कोई ऐसा किसी का अगर कोई करैक्टर है जो कि उसके हर जाने के तयन को यानी हत्या की इज्जत का केस करा था। अब ज़ाहिर बात है जब अदालत में साबित हो जाए कि होटल के मालिक के ऊपर कि वाकई वो 2 नंबर खाना बनाता गया है या क्या नाम है उसके वाकई उसको जुर्माना हुआ था सफाई सुथराई के हवाले से, अब उसको हरजाना तो नहीं मिलेगा ना। अदालत तो कहेगी कि अल्लाह के बंदे तो अपनी सफाई सुथराई कर। अब जबकि उसका क्लेम ये था कि मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, हरजाना मुझे दिया जाए, डैमेजेस दिए जाएँ, जबकि उसके करैक्टर से ये बात साबित हो गई कि तुम्हें 10 लाख की ज़रूरत नहीं है हरजाना देने की, नहीं, बल्कि तुम्हारा जो करैक्टर है, बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम 10 लाख दो, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर फाइन किया जाए जो तुम्हारा हालात हैं, तुम्हारे हालात हैं, तुम्हारे होटल के हालात हैं। अब इसकी दोस्तों एक्सप्लेनेशन है कि आर्टिकल 66, 67, 68, 69 में जो लफ्ज़ करैक्टर यूज़ हुआ है उस करैक्टर से मुराद रेपुटेशन और डिस्पोजिशन है, ठीक है, जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन है। अब रेपुटेशन और डिस्पोजिशन में क्या फ़र्क है, रेपुटेशन क्या होती है। अब सवाल उठता है कि एक ऐसा शख्स है, अब गांव के अंदर लोग जाते हैं, गांव के लोगों से सवाल पूछा जाता है कि एक ऐसा शख्स है, गांव के लोग कहते हैं ये अच्छा शख्स है, कोई उसने ऐसी हरकत नहीं करी, कोई वो अच्छा है, अपने काम से काम रखता है, लेन देन के मामले में भी अच्छा है, यानी वो हिसाब क्या नाम है लोगों के पैसे कोई उसने उधार नहीं देने, इस तरीके से मामला उसकी रेपुटेशन। अब वो जो जनरल रेपुटेशन उस गाँव के अंदर है वो क्या मानी जाएगी, वो कहलाएगी रेपुटेशन। और डिस्पोजिशन क्या होती है, डिस्पोजिशन से मुराद किसी शख्स का फितरत, यानी बेसिकली इसका वर्ड यूज़र फितरत या फितरी तौर पे वो कैसा है, कैसा जेन्युइन तौर पे कैसा है। तो इसके अंदर जो वर्ड यूज़ हुआ है करैक्टर, इस जो हमने जितने अभी ये पढ़ के आए हैं आर्टिकल के अंदर जो वर्ड करैक्टर इस्तेमाल हुआ है, करैक्टर से मुराद उसकी जनरल रेपुटेशन है, जनरल डिस्पोजिशन है। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब जैसे मिसाल दी कि सवाल उठा कि ए आया कि अच्छा बंदा है या गलत बंदा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। अब गांव के लोग क्या कहते हैं जी उसकी रेपुटेशन अच्छी है, सारे गांव के लोग गवाही दे रहे होते हैं बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा था, कभी धोखा नहीं करा, कभी तंग नहीं किया। अब एक दुकानदार आ जाता है सामने उठ के, अब दुकानदार कहता है कि जी ये बंदा अच्छा नहीं है। जी बंदा क्यों नहीं अच्छा, जी उसने मेरे से बोतल पी थी और बोतल के पैसे उसने मुझे आज तक नहीं दिए, या वो 5 किलो चीनी मुझसे लेकर गया था और उसने 5 किलो चीनी के पैसे मुझे नहीं दिए और बंदा 2 नंबर है, फ्रॉडिया बंदा है, ये है। एक तरफ पूरा गांव उसकी रेपुटेशन की गवाही दे रहा है कि बंदा अच्छा है, कभी धोखा नहीं दिया, फ्रॉड नहीं करा या नहीं करा, लेकिन अब एक शख्स आके गवाही दे रहा है कि उसने उसकी बोतल के पैसे नहीं दिए और बंदा अच्छा नहीं है। तो अब उस एक बंदे की गवाही को अदालत काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। जो रेपुटेशन हो गई या जो करैक्टर होगा वो करैक्टर बेस करेगा जनरल रेपुटेशन के ऊपर। अगर 50 बंदों से पूछा गया उसमें से 45 बंदे अगर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो ये उसका रेपुटेशन अच्छा है, 5 बंदे अगर उसकी बुराई कर रहे हैं तो उसके ये नहीं कहा जाएगा कि उसका रेपुटेशन ख़राब है और वो गंदा बंदा है, या वो पूरे 50 के 50 ही उसको अच्छा कहते तो फिर उसका ये रेपुटेशन अच्छा माना जाता। मेजॉरिटी में अगर किसी शख्स के लोग अच्छा कह रहे हैं तो उसकी रेपुटेशन अच्छी ही मानी जाएगी। तो दोस्तों ये आर्टिकल 69 के अंदर जस्ट ये बताया गया था और उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि करैक्टर कब रेलिवेंट है, कब इरेलीवेंट है और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है। अब आज हमारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का जो है आर्टिकल्स वो ख़त्म हो चुके हैं और इस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के जो आर्टिकल्स में अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है मेरे लेक्चर के अंदर, ठीक है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, बल्कि वीडियो बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।